तो दोस्तों आज हो गया 24 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर बड़ी खबर निकल के महाराष्ट्र से सामने आ रही है। जी आपको बता दें कि अमरावती से सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के हॉलीडे और संडे कोर्ट ने रविवार को यह फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने बताया कि सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। 6 मई तक वे न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 29 अप्रैल को जमानत पर सुनवाई होगी। पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनकी सरकार आने के बाद यहां क्या-क्या बदल गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज राज्य में पिछड़ों को आरक्षण, न्याय और विकास मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पंचायती व्यवस्था को लागू करने से यहां के लोग खुद अपनी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए ना मैं नया हूं, ना यहां के लोग मेरे लिए नए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण बेहद अहम है और इससे विकास को गति मिलेगी। शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी में खलबली मच गई है। अब तक नेताओं की नाराजगी को हल्के में ले रहे अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। बुरे समय में दरकिनार किए जाने की वजह से आहत आजम खान की सुध लेने के लिए अखिलेश यादव ने अपने कई दूत भेज दिए हैं। रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर विधायक रविदास मल्होत्रा पार्टी के कई विधायकों के साथ सीतापुर जेल पहुंचे। हालांकि उनकी आजम खान से मुलाकात नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का हवाला देकर आजम खान ने मुलाकात के लिए सहमति नहीं दी। राजस्थान के अलवर से शुरू हुई मंदिर और बुलडोजर विवाद की आग राजधानी दिल्ली तक भी पहुंच गई है। शनिवार को सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली के श्रीनिवासपुरी स्थित मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। दरअसल आवास और शहरी मंत्रालय ने मंदिर खाली करने को लेकर नोटिस चस्पा किया है। आम आदमी पार्टी के अलावा स्थानीय लोगों ने सरकारी कार्रवाई का विरोध करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के अटकलों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के शनिवार को हैदराबाद पहुंचने की खबर है। कहा जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से लंबी मुलाकात की है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि केसीआर और किशोर के बीच कई बार मुलाकात हो चुकी है। खास बात है कि केसीआर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार विपक्षी एकजुटता की कोशिश कर रहे हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। शरद पवार ने कहा है कि अमित शाह दिल्ली के सांप्रदायिक दंगों से रक्षा नहीं कर सके। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनसीपी की रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का जिक्र भी किया। देश में फेक न्यूज के जरिए धार्मिक माहौल खराब करने के आरोप में न्यूज 18 समाचार चैनल के एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान में एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चोपड़ा के खिलाफ राजस्थान के बूंदी और डूंगरपुर के बिछावड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में समाचार चैनल के प्रोड्यूसर और संपादक को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि अमन चोपड़ा की ओर से अलवर में एक मंदिर को ढाए जाने पर प्रतिक्रिया देने के 2 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मस्जिद के आंशिक विध्वंस के बदले में ये कार्रवाई की गई है। Because the demolition decision was taken by a municipality board which is headed by the BJP, and the decision to demolish that mandir was very willfully accepted by the Congress government headed by Mr. Ashok Gehlot. So that is why I have called it a condemnable decision by a municipality board which is headed by BJP, and the decision was very gleefully implemented by the Ashok Gehlot government. So that is why I have said that the BJP, RSS and the Congress government Rajasthan should apologize for what they have done, and also should apologize for all the attacks that have taken place in Karoli also. So you are asking the BJP also to apologize? Yes, because it is that municipality board is headed by BJP, and the decision was gleefully accepted by the Congress government to demolish this Prachin Mandir. But sir, BJP is saying that Congress is responsible, and Congress is the party who has done and carried out the demolition. Both there. of them are equally responsible, because had the municipality board headed by BJP not taken the decision, and the Congress government is equally to be blamed, they could have easily said that we reject the decision, because under any municipality act
the chief minister and the state government have a discretion. But they also accepted and then went ahead and demolished that mandir. So BJP is asking for the probe to be carried out and the action should be initiated. Well, first of all, BJP should take action against their own party members who are sitting in majority in that municipality board. Why did they agree to the demolition of that mandir? What action will BJP take on those people? And why did the Congress government went ahead and demolished it? Sir, why are you blaming the RSS? Because I don't see any difference between BJP and RSS. Sir, RSS has given a reply to your statement and said कि we condemn this and one particular community is being targeted. हिंद एक है और एक रहेगा बोल के वो लोग बोल रहे हैं, RSS बोल रहे हैं. RSS should first apologize for the decision taken by their own people in that municipality board. Will RSS condemn the decision taken by that municipal board? Let them condemn that first. But sir, the people of Alwar are raising slogans against the Congress government and not Yes, against the BJP. people of Alwar have all the right to raise against slogans against anyone. That is their democratic right. But the fact of the matter is that that municipality board was headed by BJP. They took a decision and the Congress government immediately accepted a decision and demolished that mandir, which I condemn that decision. Sir, Imam's stand is, Alwar's is different and Jahangirpuri's issue is different. And when it comes to Jahangirpuri, When it comes to Jahangirpuri, a bulldozer was taken to a masjid and demolished the gate. Whereas the same mandir, the BJP people told them that please you remove that encroachment, so-called encroachment. A bulldozer had demolished a Muslim khabar in that place, and opposite that Muslim grave was a mandir which was untouched. And majority of the demolition that took place in that particular area, 85% belonged to one particular community, the Muslim community. Yes, I agree. Even our Hindu brethren, their shops were illegally demolished. So sir, how it is different when it comes to the Alwar, when it comes to Jahangirpuri? Alwar, both were same, both are how- famous, how- both public have support from both communities. How are they same? Please tell me. Sir, In Delhi, was any notice served on them? Here in Alwar, a municipality board had taken a decision to demolish that mandir, which was, and BJP was in power in that, they are a majority in that municipality board. And the Congress government accepted the decision. They could have rejected the decision. But in Delhi, you have not even served a notice.